Welcome class first year towards the most awaited chapter. We are going to start online chapter number 8 और चैप्टर नंबर 8 में हम क्या पढ़ेंगे कि वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक ये काफ़ी नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि हम चैप्टर 7 में वेव मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो क्योंकि वेव्स में भी पार्टिकल्स इसी तरह से ही पीरियोडिकली मूव करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद वेव से कंटिन्यू करें। तो वेव से कंटिन्यू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर वेव्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेव्स होती क्या हैं। असल में वेव को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी मीडियम के अंदर पार्टिकल की एक मोशन, पार्टिकल की एक डिस्टर्बेंस होती है। मतलब कि यूजली पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, उन पार्टिकल्स में कोई भी सोर्स कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दे तो हम कहेंगे कि वहाँ पे वेव प्रोड्यूस होती है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है? वेव का काम होता है कि इसने एनर्जी को इम्पार्ट करना होता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करना होता है विदाउट द ट्रांसपोर्टिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये सिर्फ एनर्जी को एक जर्क के थ्रू, एक झटके के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, एनर्जी या मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती है। और तो हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल इसकी देखें तो आप देखें कि पानी, बारिश हुई है, पानी खड़ा होता है और पानी जगह जगह पे खड़ा है, आप उसके पानी के अंदर छोटा सा कंकर फेंकते हैं। अब जहाँ पे आपने कंकर फेंका है वहीं से ही ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और उस कंकर के इर्द गिर्द रिंग्स की शक्ल में आपको वेव्स आउटवर्ड फ्लो करती हुई नज़र आती हैं, गोल गोल रिंग्स, वो वेव्स कहलाती हैं। आप इस तरह से भी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके पास दूसरी एग्जांपल है वेव्स की, जिसमें आप एक रस्सी लेते हैं, रस्सी को आप एक जगह से, फॉर एग्ज़ाम्पल रस्सी को आप एक जगह से टाई कर देते हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ से पकड़कर रस्सी को आप हिलाते हैं। अब इधर से आप रस्सी को हिलाएंगे, ऊपर नीचे झटके देंगे, तो इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी अंदर, रोप के अंदर, रस्सी के अंदर। तो इसी तरह से और भी बहुत सी मिसालें हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेव्स को किस तरह का होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो हम अमूमी तौर पे देखते भी हैं और जो हमारे मुशाहिदे में भी आती हैं, इस्तेमाल भी होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। उनमें एक वेव होती है ट्रांसफ़र वेव्स और दूसरी टाइप ऑफ वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन दोनों वेव्स को भी हम अपने नेक्स्ट जो प्रॉपर टॉपिक है, मेन टॉपिक, उस तक जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँगी ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि किन वेव्स के बारे में हमने ज़्यादातर पढ़ना है। अब क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स के बारे में, और मैकेनिकल वेव्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको वेव की प्रोपेगेशन के लिए या एनर्जी की प्रोपेगेशन के लिए आपको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम में से किसी ना, जैसे वाटर वेव हैं वो वाटर में से पास करेंगी, साउंड वेव हैं वो एयर में से पास करेंगी। तो ये सारी एग्जांपल हैं मटेरियल मीडियम मैकेनिकल वेव्स की। इसी तरह से इन मैकेनिकल वेव्स भी दो टाइप्स की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव्स और सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो हैं वो वेव की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। जैसा कि मैंने फिगर 8.2 में ड्रॉ किया हुआ है। 8.2 में मैंने क्या, एक सिर्फ स्प्रिंग लिया हुआ है, लूज़ मतलब बहुत हार्ड स्प्रिंग नहीं है, एक लूज स्प्रिंग है, उसको मैंने एक तरफ से टाई कर दिया, दूसरी तरफ से उसको बेशक आप हाथ से जर्क्स दें, उस पर फोर्स लगाएं, तो आपको झटके उसमें प्रोड्यूस होते नज़र आएंगे और वो कुछ इस तरह के होंगे ऊपर नीचे जाते हुए। तो इस तरह आप देखें कि अब इवन के जो वेव की प्रोपेगेशन है वो इस तरफ को है, बट आपको वेव में इस तरह से पार्टिकल्स अप और डाउन जाते हुए नज़र आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ मोशन
This type of motion in which particles of the medium propagate perpendicular towards the direction of propagation of the wave is called transverse wave. उसके बाद दूसरी आ जाती है, ये भी एक लूजली बाउंड स्प्रिंग है और इसको हम ऊपर नीचे की तरफ झटका नहीं देंगे, बल्कि इसको हम प्रेस करके छोड़ेंगे। जब हम इसको प्रेस करके छोड़ेंगे तो आप देखें कि इसमें कुछ जगह पे तो कॉम्प्रेशंस बन जाएंगे, ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा, कुछ जगह पे इलोंगेशंस बन जाएंगी, कुछ जगह पे ये इलोंगेट हो जाएगा, खुल जाएगा, फिर कॉम्प्रेशन आएगा, फिर इलोंगेशन आएगा और इसी तरह से ये वेव चलती जाएगी। लेकिन इसमें एक मज़े की बात है, वो ये है कि यहाँ पे अगर आप ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव लेते हैं ये, तो आप देखें कि ये कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन में भी इसी डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल आर द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम प्रोपेगेट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो सो दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब थोड़ा सा वेव से हम इस कदर फैमिलियर हो गए हैं कि अब इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप और मेन टॉपिक जो है, पहला मेन टॉपिक या मेजर टॉपिक, वो है पीरियोडिक वेव्स का। अब देखें, अभी हमने वेव्स प्रोड्यूस होने की बात की है कि आप रस्सी के अंदर उसको मामूली सा झटका दें, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। स्प्रिंग ले लें, उसको एक तरफ से टाई कर दें, उसमें मामूली सा झटका दें, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। पानी के अंदर आप कोई हैवी चीज़, कोई कंकर फेंकें, वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। वेव्स तो प्रोड्यूस हो जाती हैं, लेकिन वेव्स को पीरियोडिकली प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो खुद भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, या जो खुद भी, जिसमें से जो खुद बार बार मूव करेगा किसी ख़ास पीरियड के साथ, वही पीरियोडिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। बार बार मूव करने से बेटर लफ्ज़ ये है, बेटर वर्ड्स ये है कि मैं ये कहूँ कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पीरियोडिकली खुद ऑक्सीलेट कर रहा हो, या पीरियोडिकली भी यहाँ पे छोड़ें, आप सिर्फ ऑक्सीलेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो खुद ऑक्सीलेट कर रहा है। जब वो खुद ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसके साथ अटैच कर लें आप कोई पॉइंटर अटैच कर लें, कोई रोप अटैच कर लें। वो रोप आपको एक ऐसी वेव देगी, जब तक आपका सिस्टम ऑक्सीलेट करता रहेगा वेव प्रोड्यूस होती रहेगी। ऐसी वेव पीरियोडिक वेव कहलाती है, जो कि एक ख़ास पीरियड के साथ प्रोपेगेट होती रहे, रुके ना, वह उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं रुकेगी जब तक कि आपका सिस्टम नहीं रुक जाता। ठीक है, तो ये एक इसको कहते हैं पीरियोडिक वेव्स। और इसको पीरियोडिक वेव्स को हमने कैसे हासिल करना है, उसके लिए एक सिस्टम है जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, मैस्प्रिंग सिस्टम है। मैस्प्रिंग सिस्टम की ख़ास बात है कि जब ये ऑक्सीलेट करता है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करता है। हमने रिसेंटली चैप्टर में ये बात पढ़ी है, तो ये यहाँ पे हमारे इस एक्सपेरिमेंट में बहुत काम आएगा। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि मैस्प्रिंग सिस्टम लिया हुआ है और ये किसी भी एम्पलीट्यूड ए के साथ मैं इसको एक मामूली सा जर्क दे के छोड़ दूँगी, तो ये एम्पलीट्यूड ए के साथ मूव करना शुरू कर देगा। अब इसके साथ मैं कोई पॉइंटर या कोई रोप, कोई रस्सा अटैच करूं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम रस्सा अटैच करते हैं या रस्सी अटैच करते हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर नीचे को मूव करेगा, ये रोप जो है ये इस डायरेक्शन में रस्सी प्रोपेगेट करेगी और इस तरफ को आपको एक ट्रैवलिंग प्रोग्रेसिव वेव या एक पीरियोडिक वेव नज़र आएगी। पीरियोडिक पे अभी हम इसका पीरियड फाइंड करेंगे। तो एक वेव बनती हुई आपके सामने, ये जो रेड मार्कर से मैंने बनाई हुई है, एक वेव चलती हुई या बनती हुई नज़र आएगी। और कब तक ये बनती रहेगी, जब तक कि ये मैस्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा। तो ऐसी वेव्स को पीरियोडिक वेव कहते हैं। और इसकी यहाँ पे मैंने एक ये वाइब्रेटर ऐसा बनाया हुआ है जो कि पीरियोडिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। अब पीरियोडिक वेव्स दो तरह की होती हैं, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, ट्रांसवर्स वेव और ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव और लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव के लिए हम जो सिस्टम बनाएंगे वो इसमें एक्सपेरिमेंट जो है वो मैंने आपको बताया है कि इमेजिन एन एक्सपेरिमेंट वेयर वन एंड ऑफ ए रोप इज़ फास्टेंड टू ए मैस्प्रिंग वाइब्रेटर। यहाँ पे एक एंड रस्सी का इस मैस स्प्रिंग वाइब्रेटर के साथ अटैच हुआ है। एज ई मैस वाइब्रेट्स अप एंड डाउन वी ऑब्जर्व ए ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव ट्रैवलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप। यहाँ पे आपको एक जैसे जैसे ऑक्सीलेट करेगा ये रोप जो है ये इस तरह से आपको जाती हुई नज़र आएगी। दी वेव कंसिस्ट ऑफ, अब अच्छा इसमें दो चीज़ें जो अब नहीं आएंगी कि इस वेव में कुछ पार्ट्स ऑफ द रोप जो हैं वो आपको
किसी हाइट पे नज़र आएंगे और कुछ डाउन जाते हुए नज़र आएंगे। तो ये वेव जो है ये क्रेस्ट और ट्रफ्स पे मुश्तमिल होगी। द क्रेस्ट इज़ ए पैटर्न इन विच द रोप इज़ डिस्प्लेस्ड अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आप ये लेते हैं कि लेट्स सपोज ये ओ है हॉरिजॉन्टल लाइन और यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर इसको हम एज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन समझते हैं तो आप देखेंगे इस पोजीशन से रोप का कुछ पोर्शन इस पोजीशन से अप होगा और कुछ पोजीशन डाउन होगा। जो पोर्शन इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अप होगा इसको हम क्रेस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन जो कि अबव है ये भी क्रेस्ट है, और जो डाउन होंगे सारे फॉर एग्जांपल ये वाला ये ट्रफ कहलाते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अप पोर्शन है वो क्रेस्ट है और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डाउन है वो ट्रफ कहलाता है। As the source executes harmonic motion up and down with amplitude A and frequency f, अब जाहिर है ये ऑक्सीलेट कर रहा है, इसका अपना एम्पलीट्यूड A होगा, मैंने यहाँ बनाया, और किसी फ्रीक्वेंसी f के साथ ये ऑक्सीलेट करेगा। आइडियली एवरी पॉइंट, अब इसके साथ जो रोप अटैच है उसका भी हर पॉइंट असल में वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म कर रहा होगा विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी। जाहिर है अपने ऑक्सीलेटर जो ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी है जो वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है जो ऑक्सीलेटर, उसी जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो इस ऑक्सीलेटर की है। और वेव जो है वो एक पैटर्न बनाएगी क्रेस्ट और ट्रफ्स का, और सिंपली वेव भी, क्योंकि वेव में रोप जो है वो सिंपली ऑक्सीलेट्स हो रहा होगा अप एंड डाउन। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन ए क्रेस्ट और ट्रफ एंड इट इज़ इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटर। वाइब्रेटर भी जो होगा मैक्सिमम वैल्यू क्रेस्ट और ट्रफ का ये एम्पलीट्यूड होगा इस वेव में, और यही एम्पलीट्यूड होगा इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो ये ऑक्सीलेट कर रहा है या वेव प्रोड्यूस कर रहा है, इसका भी एम्पलीट्यूड इस वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है लैम्बडा। अगर आप 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट लें या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ लें, उन दोनों का दरमियानी, जैसे ये एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का दरमियानी डिस्टेंस है, ये 1 वेवलेंथ कहलाता है लैम्बडा। अगर आप सिमिलरली ट्रफ बना लें, इसको मैं ट्रफ ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि आपको ट्रफ, अगर आप वो नहीं लेना चाहते आप डिस्टेंस बिटवीन ये वाला ले लें लैम्बडा, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, ऊपर वाले क्रेस्ट ले लें या नीचे वाले ट्रफ ले लें, दोनों का कंसेक्यूटिव डिस्टेंस आपस में 1 वेवलेंथ के बराबर होता है, और इसको हम ग्रीक लेटर लैम्बडा से शो करते हैं, मैंने शो किया हुआ। अच्छा, इन प्रिंसिपल अब क्या होगा, द स्पीड ऑफ द वेव कैन बी मेजर्ड बाय टाइमिंग द मोशन ऑफ ए वेव क्रेस्ट ओवर ए मेजर डिस्टेंस। अगर हम चाहते हैं कि अब हम इसकी स्पीड मेजर करें कि किस स्पीड से ये वेव मूव कर रही है, हम वो कर सकते हैं। कैसे? सिंपली आप जो उसका डिस्प्लेसमेंट लें वेव का, और जिस तरह से वो मूव कर रही है उसका टाइम लें, उसकी स्टेट ऑफ मोशन का टाइम लें और उसका डिस्प्लेसमेंट लें, तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेटर वे इसका ये होता है कि पीरियोडिक वेव की स्पीड हम, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पता होती है और वेवलेंथ पता होती है, यहाँ से इन दोनों फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए बेटर है कि हम इसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इस चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे ही एक वेव प्रोग्रेस करती है या मूव करती है आगे की तरफ, तो अब देखें वेव या कोई भी डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम में जब भी आगे की तरफ मूव करती है तो वो, और क्योंकि ये ट्रैवलिंग भी है, प्रोग्रेसिव वेव है, ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है, तो इसके पीछे आने वाला हर पार्टिकल अपना ख़ास कोर्स ऑफ मोशन जो है वो फॉलो करता है, और वो यहाँ पे इन पिक्चर्स में आपको दिखाया भी है। अगर आप एक पॉइंट लें, फॉर एग्जांपल आप उसकी मोशन स्टार्ट करें एट t इक्वल टू 0 इस पॉइंट से, तो आप देखेंगे कि आफ्टर स्पेंडिंग क्वार्टर t, मतलब जब 1/4 गुजर गया है, टाइम पीरियड का एक चौथाई हिस्सा गुजर गया है, तो वो भी अपने कोर्स ऑफ मोशन में अपने एक साइकिल का चौथाई पार्ट कंप्लीट कर लेगा, या चौथाई पार्ट क्रॉस कर चुका होगा, या चौथाई पार्ट कवर कर लेगा। अब अगर आप यहाँ पे मैंने एंड पे बनाया हुआ है, दिस इज़ 1 वेवलेंथ, तो अगर आप टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट 1 वेवलेंथ या 1 रोटेशन, तो अब यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वो स्टार्ट हुआ, 1/4t पे उसने 1 वेवलेंथ का 1/4 पार्ट कवर किया, t इक्वल टू हाफ t पे उसने 1 वेवलेंथ का हाफ पार्ट कवर कर लिया, t 3/4t पे उसने 1 वेवलेंथ का 3/4 पार्ट कवर कर लिया, और जब फाइनली 1 टाइम पीरियड गुजर गया है तो वो भी अपनी इस पोजीशन पे आ गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अब आप डिस्टेंस मेजर करें तो उसने 1 वेवलेंथ का डिस्टेंस जो है वो कवर किया हुआ होगा। तो अब हमारे लिए बहुत आसान है, हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड
और कितने टाइम में हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल हमें पता है कि वो 1t में हुआ, और डिस्टेंस कितना मूव हुआ, लैम्डा, 1 वेवलेंथ 1 टाइम पीरियड में। तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है λ/t के बराबर। और अगर हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1/t के रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं v = लैम्डा 1/t किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है। अब किसी भी प्रोग्रेसिव वेव की आपने वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तो हम अगर उसकी हमें वेवलेंथ दे दी जाए और फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो हम उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। प्रायर टू दिस कि हमें उसका नहीं पता, हमें उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, हमें उसका टाइम नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, तो हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी ये टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अब एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है इसी टॉपिक के अंदर कि अभी हम फेज़, इसी वेव को मैं बनाया रहने देती हूँ, हमें इसके, बल्कि इसको मैं मोर क्लियर करके बनाऊंगी। हमें फेज़ चाहिए, फेज़ रिलेशनशिप चाहिए, इस वेव के पॉइंट्स जो हैं उनमें फेज़ रिलेशनशिप क्या होगा। जैसा कि पीरियोडिक वेव्स तो हम पढ़ रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एक प्रोग्रेसिव वेव है, अब हमें वेव का पता चल गया कि हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब अगर इसमें हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट C है एंड दिस इज C'। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसने मूव करना है, ये पॉइंट P', ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, और यही पॉइंट जब यहाँ पर पहुँचेगा डिस्टेंस कवर करने के बाद, 2 वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर करने के बाद, इसको मैं P" कहूँगी। और सिमिलरली ये नीचे वाले जो ट्रफ हैं इनको मैं D और D' कह देती हूँ, ठीक है। अब हम इनकी मोशन या इनकी हम स्टेट ऑफ मोशन या फेस को भी डिस्कस कर सकते हैं। द प्रोफाइल ऑफ पीरियोडिक वेव जनरेटेड बाय ए सोर्स एग्जीक्यूटिंग। अब ये वेव भूलना नहीं है आपने, कहाँ से आई है, इस सिस्टम से आई है जो कि खुद सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर इसमें हमने पॉइंट सेट कर दिए हैं, फॉर एग्जांपल क्रेस्ट वाले पॉइंट्स को मैंने C' सेट किया है, और ट्रफ वाले पॉइंट्स को जो नीचे की तरफ हैं डाउनवर्ड, जो एक्सट्रीम डाउनवर्ड पॉइंट्स हैं, उनको मैंने D' से शो किया है। द पॉइंट C and C' एज दे मूव अप एंड डाउन आर ऑलवेज इन द सेम स्टेट। अब C' और उसके बाद इन पॉइंट्स के ऊपर अपवर्ड वाले पॉइंट्स की अपवर्ड मोशन वाले, अपवर्ड डिस्टेंस वाले या क्रेस्ट के पॉइंट्स के ऊपर, ये सारे पॉइंट्स हमेशा सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होंगे, और इनके दरमियान फेज डिफरेंस भी सेम होगा हमेशा, और वो हम कैलकुलेट भी करेंगे कि कितना होगा। फॉर एग्जांपल दे ऑलवेज हैव आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ जहाँ ये जाएंगे इनका आपस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, ये सब बराबर होंगे। अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट, या हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ से वेव पास करेगी, दी C and C' और C' ये हमेशा इन फेज़ रहेंगे, और अगर ये इन फेज़ हैं तो इनका फेज़ डिफरेंस कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जाहिर है वो 2π का होगा, 2π और इसको हम एक और, अगर हम 2π भी कह सकते हैं, और इसको हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें मैं अभी लिखूँगी। यहाँ पे लिख देते हैं पहले व्हाट वी आर स्टडिंग, फेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए वेव, ये हम स्टडी कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने फेज रिलेशनशिप पढ़ना है, तो हम पहले C' की बात कर रहे हैं, और ये हमें पता चल गया कि हमेशा पूरी कोर्स ऑफ मोशन में, वेव के पूरे कोर्स ऑफ मोशन में ये इन फेज रहेंगे, और कितना इनका फेज डिफरेंस होगा, 2π होगा। तो वी में आल्सो से दैट C' लीड C बाय 1 टाइम पीरियड आर 2π, या तो वो 1 टाइम पीरियड इनके आपस के दरमियान का या तो 1 वेवलेंथ का होगा या 2π का होगा, क्योंकि 1 टाइम पीरियड से मुराद डिस्टेंस कवर्ड कितना, 1 वेवलेंथ। अब इसका अगर हम फाइंड करें फेज एंगल फाई, तो S = r θ होता है, तो फाई = S/λ। अब यहाँ पे S हमारे पास कितना होगा, 2πx। फॉर एग्जांपल उसने x डिस्टेंस मूव किया, x डिस्टेंस मूव किया किसी भी पॉइंट x के ऊपर है, मतलब ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कोई भी डिस्टेंस x आप ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय λ। तो हम फेज डिस्प्लेसमेंट, इसका फेज हम ले सकते हैं
फेज एंगल 2πx/λ, ये इसका फेज एंगल है किस पोजीशन पे, एट एनी पोजीशन x के ऊपर। और इसी तरह सेम इन दी सेम वे डी प्राइम होंगे कि जैसे ही ये डी प्राइम ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, ये डी प्राइम भी ऊपर की तरफ जाएगा, और ट्रफ वाले सारे पॉइंट्स आपस में इन फेज होंगे। क्रेस्ट वाले पॉइंट्स भी आपस में इन फेज होंगे और ट्रफ वाले पॉइंट्स भी आपस में इन फेज होंगे, या हमेशा ये भी वन वेवलेंथ के ऊपर मौजूद होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, लैम्डा या होगा, या 2λ हो सकता है, या 3λ हो सकता है, सो एंड सो फॉर, और ये सारे इन फेज होंगे। दीज पॉइंट्स कैन बी एनीवेयर अलॉन्ग द वेव एंड नीड नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद ओनली द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स। अब ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉइंट सच एज पी, हमने लिए पी प्राइम, पी डबल प्राइम। अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें तो पूरे कोर्स ऑफ मोशन में ये आप देखें कि आफ्टर स्पेंडिंग वन वेवलेंथ ये अपनी वापस उसी पोजीशन पर आ जाएंगे जहां से इन्होंने स्टार्ट लिया था। तो हमेशा कितने डिस्टेंस पर होंगे, हमेशा अपने पीछे आने वाले पॉइंट से वन वेवलेंथ के डिस्टेंस पे होंगे। अच्छा, लेकिन हमेशा सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं होंगे। सम ऑफ द पॉइंट्स आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज या आउट ऑफ स्टेप। फॉर एग्जाम्पल अगर आप C और D की आपस के फेज की बात करें तो ये आपस में ये फेज डिफरेंस आपको यहाँ पर 2π का नहीं मिलेगा, आपस में आउट ऑफ फेज होंगे ये। एट द सेम टाइम अब देखें, जब एक पॉइंट P जो है वो C पे पहुँचता है तो अब एक पॉइंट उसी टाइम पे D पे पहुँचता है। अब आफ्टर स्पेंडिंग वन वेवलेंथ सी वाला पॉइंट सी प्राइम पे पहुंच गया और ये वाला पॉइंट डी वाला डी प्राइम पे पहुंच गया। तो देयर इज ऑलवेज ए डिस्टेंस ऑफ λ/2 एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी डिस्टेंस यहाँ पर अब λ/2 का मौजूद है, या फेज डिफरेंस यहाँ पे π/2 का मौजूद है। एट द इंस्टेंट दैट C begins to go down, D begins to move up। पॉइंट्स मतलब कभी भी अपने कोर्स ऑफ मोशन में मीट भी नहीं कर सकते। पॉइंट्स सच एज दीज आर कॉल्ड 1/2 पीरियड आउट ऑफ फेज। तो हमेशा ये π/2 आउट ऑफ फेज होंगे। एनी टू पॉइंट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय, और अगर हम C और D, अच्छा ये किन के लिए है, ये C प्राइम और D प्राइम, ये उनका फेज डिफरेंस है। और अगर आप D का फेज डिफरेंस लें आप तो वो हमेशा होगा λ/2 वन वेवलेंथ, हाफ वन वेवलेंथ का हाफ, या ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 5λ/2 पे C और D, और इस तरह इस कोर्स ऑफ मोशन के आने वाले पॉइंट्स मौजूद होंगे और ये हमेशा आउट ऑफ फेज होंगे और हमेशा इन्हीं जगहों पे मौजूद होंगे। कोई चांस भी नहीं होगा कि कहीं पे ये इन फेज हो जाएं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से C प्राइम हमेशा एक ही जगह पे मौजूद रहेंगे। ये हर गुजर जाने वाला पार्टिकल बाद में आने वाला पार्टिकल अपने गुजर जाने वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा। जो तो इनके फेज डिफरेंसेस थे। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स पे। हम बात करेंगे, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव थी, और अगर अब हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव, तो इसके लिए हमें एक ऐसा ऑक्सीलेटर लेना पड़ेगा या ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाना पड़ेगा जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें ड्रॉ करके दे सके। जैसे हमने यहाँ पर एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लिया था जो कि हमें ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव दे रहा था। तो इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट लेती हूँ कि अगर एक स्प्रिंग है या कॉइल है और उसको मैंने अटैच कर लिया है, कहीं कहीं पर इसकी इलोंगेशंस है और कहीं कहीं ये बहुत क्लोज है, कहीं कहीं पे इसकी इलोंगेशंस हैं और कहीं कहीं पे ये बहुत क्लोज है, कॉम्प्रेशंस भी जिसको हम कह सकते हैं। और ये ऊपर से थ्रेड के साथ थ्रेड के साथ जुड़ा हुआ है, लाइक यहाँ से थ्रेड्स आपस में मिल के इसकी मोशन को डिफाइन करेंगे। और यहाँ ये कॉम्प्रेशन है और रेयर फैक्ट
ये रेयरफैक्शन एलोंगेशन है। अच्छा, कंप्रेशन में फिर आपके पास ये सारी एलोंगेशन में खुली खुली आएंगी, कंप्रेशन में ज़रा आपके पास तंग तंग आएंगी, कंप्रेस हुई हुई। और ये आपने थ्रेड्स बांधे हुए हैं इस स्प्रिंग के साथ और इसको ऊपर से आपने टाई किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप इस तरह एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स प्रेस करते हैं, तो इस पूरे स्प्रिंग में से ये कहीं पे कंप्रेस हो जाएगा, कहीं पे खुलेगा तो इलोंगेट हो जाएगा। और आपको इस तरह से ये धागे की भी पोजीशन देखें, थ्रेड्स की भी पोजीशन साथ ही, जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे पास पास होंगे और जहाँ पे इलोंगेशन है और थ्रेड भी दूर दूर हो जाएंगे। और अगर आप इनको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह की वेव्स बनेंगी, जहाँ पे इलोंगेशन है वहाँ पे आपके पास एक क्रेस्ट आएगा और जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे एक ट्रफ आएगा। सिमिलरली क्रेस्ट और ये ट्रफ, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये मैंने कौन सी वेव ड्रॉ की है और इसका एम्पलीट्यूड बहुत मामूली सा होता है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड होगा। ओके, ये भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव हासिल कर ली है। कंसीडर ए कॉइल ऑफ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, मैंने बनाई है 8.6। इट इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड्स सो दैट इट कैन वाइब्रेट हॉरिजॉन्टली। ये ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे नहीं हो रहा। So the force will alternately stretch and compress the spring, thereby sending a series of stretch regions called rarefaction and compression due to spring. अब जहाँ यहाँ पे compression आया हुआ है वहाँ पर वो region compression कहलाएंगे, जहाँ पे elongation है वो region rarefactions कहलाएंगे। This type of wave generated in spring is also called compressional wave भी कहलाती है और longitudinal wave भी कहलाती है। क्योंकि longitudinal क्योंकि इसमें देखें particle of the medium भी उसी डायरेक्शन, वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है और पार्टिकल ऑफ द मीडियम भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल भी कहलाती है, कॉम्प्रेशनल वेव भी कहलाती है। पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ वेव मूव बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, परपेंडिकुलर मूव नहीं करते, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही मूव करते हैं। Notice in figure 8.6 that the supporting threads would be exactly vertical if the spring were undisturbed. The disturbance passing down the spring causes displacement of the elements of the spring from their equilibrium position. जैसे ही disturbance pass होती है तो elongations या vibrations भी अपनी equilibrium position से disturb हो जाते हैं. So the displacements of the thread from the vertical are direct measures of the displacement of the spring elements. It is therefore an easy way to graph the displacements of the spring elements from their equilibrium positions, and this is done in the lower part of the figure. अब lower part of the figure में भी हमने उन्हीं elements को draw किया है जो कि disturbance बना रहे थे, उनको हमने अलग से draw कर लिया और एक longitudinal periodic wave का आप कह सकते हैं कि ग्राफिकल फॉर्म जो है वो हमने हासिल कर ली है।